अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं की पॉइंट्स ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। याद रहे की पॉइंट्स का मकसद पूरे चैप्टर को डिस्कस करना नहीं है, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जिनको स्टूडेंट मल्टीपल टाइम्स रीड करने के बाद मिस कर देते हैं या मल्टीपल टाइम रीड करने के बाद उन पॉइंट्स को याद नहीं रख पाते। और ये वो पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यू बनकर आपको परेशान करते हैं। बहुत बार रीडिंग करने के बाद भी जब आप उन पॉइंट्स को वीक अगर आपको सही से रिटेन नहीं करते तो आपके फाइनल में एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते। तो हमने कोशिश की है कि वो सारे पॉइंट्स जो हमें लगता है कि स्टूडेंट सही से रिटेन नहीं कर पाते या मल्टीपल टाइम रीड करने के बाद वो मिस कर देते हैं, उन पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम हाईलाइट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, की पॉइंट्स ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन लिखी हुई थी, मैग्नीफिकेशन नहीं लिखी हुई थी। ये मैग्नीफिकेशन चैप्टर नंबर 5 में वैरायटी ऑफ लाइफ में लिखी हुई है। तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो बहुत जीनियस हैं, इवन जो जेएसएमयू ने जो टेस्ट कंडक्ट किया है उसमें एक स्टूडेंट ने 182 स्कोर किया है। 182 टॉप आगा खान की टॉप स्टूडेंट की हम बात करेंगे। तो उसका पेपर भी मैंने देखा तो उसने भी ये पॉइंट जो है वो क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। क्योंकि मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन वाली बातें हम चैप्टर 4 में तो याद कर लेते हैं, लेकिन वायरस वाले चैप्टर में एक जगह पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ कितनी मिली माइक्रोन मैग्नीफिकेशन है। अगर आप देखें 1 करोड़ मिली माइक्रो मैग्नीफिकेशन है, 7 जीरो हैं, अच्छे से याद रखिएगा। साइज ऑफ वायरस रेंज फ्रॉम, वायरस की जो साइज है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर के दरमियान है। द स्मॉलेस्ट वायरस हैव 4 जीन, जबकि लिखा हुआ है लार्जेस्ट वायरस हैव सेवरल हंड्रेड्स, उनकी तादाद मेंशन नहीं है। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जो बड़ा वायरस जो है, सबसे बड़ा वायरस जनरल नॉलेज के तौर पर बता दूं, पॉक्स वायरस जो है वो लार्जेस्ट वायरस है और स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो पोलियो वायरस है। तो लार्जेस्ट वायरस जो है उसमें लिखा हुआ है सेवरल हंड्रेड, तादाद मेंशन नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटे वायरस पे लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट वायरस जो है वो क्या है, उसके बाद सिर्फ 4 जीन होते हैं, याद रखना है। वायरल इन्वेलप ऑफ वायरस हेल्प देम इन्फेक्ट दियर होस्ट। आपको मालूम है वायरल इन्वेलप जो होता है वो हर वायरस के पास नहीं होता, कुछ के पास होता है कुछ के पास नहीं होता। जिसके पास होता है वो इन्वेलप्ड वायरस कहलाते हैं और जिनके पास नहीं होता वो कहलाते हैं अनइन्वेलप्ड। तो यहाँ हमने कहा कि ये इन्वेलप का काम क्या है, वायरल इन्वेलप्स ये इन्फेक्ट करने में काम आता है, होस्ट को इन्फेक्ट करने में बड़ा काम आता है। फिर इसके बाद कुछ शेप लिखी हुई है। TMV जो है हेलिकल शेप वायरस है, रोड शेप वायरस है। एक जगह पे लिखा हुआ है हेलिकल शेप वायरस है, हेलिकल यानी स्प्रिंग की तरह है, और एक जगह पे लिखा हुआ है TMV जो है वो क्या है, TMV जो है वो क्या है, रोड शेप क्या है, वायरस है। इसी तरीके से स्फेरिकल वायरस में पोलियो वायरस है, बैक्टीरियोफेज भी याद होगा, टेडपोल शेप में। अब जो है यहाँ वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा आपको उलझाएगा, सबसे ज़्यादा। एग्जाम्पल लिखी हुई होगी, बीमारी का नाम होगा और पूछा जाएगा कि ये किस वायरस की वजह से, और वायरस का नाम नहीं लिखा हुआ होता। अनइन्वेलप प्लस स्ट्रेन RNA वायरस की एग्जाम्पल पोलियो वायरस, राइनो वायरस। इन्वेलप प्लस स्ट्रेन RNA वायरस हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस C वायरस, ल्यूकीमिया, येलो फीवर। माइनस स्ट्रेन RNA वायरस में रेब्डो वायरस और पॉक्स वायरस, फ्लू, मम्स इन रेबीज। रेट्रो वायरस में क्या है, इनके पास जो होता है वो है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। याद रखिएगा, यहाँ तक की पहले मैं बात करता हूँ। अब पता है कि ज़्यादातर हमें मालूम है कि हम क्या याद करते हैं कि पोलियोमाइलाइटिस की जो बीमारी होती है वो पोलियो वायरस की वजह से। लेकिन आपके पास एग्जाम में आ जाएगा कि पोलियोमाइलाइटिस की जो बीमारी है वो किस वायरस में। ऑप्शन में पोलियो वायरस नहीं होगा, ये ऑप्शन होंगे अनइन्वेलप प्लस स्ट्रेन RNA वायरस, इन्वेलप प्लस स्ट्रेन RNA वायरस, माइनस स्ट्रेन RNA वायरस। बच्चा वो ऑप्शन देख के उसका दिमाग सुन हो जाएगा, ये क्या हो गया। तो आपको इसी तरह के अगर आपने देखे होंगे मैंने टेस्ट में इस तरह के सवाल जानबूझ के रखे हुए हैं ताकि इस पॉइंट से आप जो है वो थोड़ा सा रिकवर हो। तो ये जो की पॉइंट्स आपके सामने हैं कि भाई ये अनइन्वेलप प्लस स्ट्रेन RNA वायरस की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, इन्वेलप प्लस स्ट्रेन RNA वायरस की कौन कौन सी एग्जाम्पल है, माइनस स्ट्रेन RNA, ये पक्का कर लो ताकि इस तरह के सवाल में आपको कोई उलझाना आ सके। अब हम बात करते हैं रेट्रो वायरस। हमने रेट्रो वायरस का रट्टा मारा होता है HIV और हेपेटाइटिस B, ये बच्चों को याद होता है। और रेट्रो वायरस के पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो कि DNA से RNA बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, देखो ट्रांसक्रिप्शन से निकला ये वर्ड। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें DNA से RNA बनता है।
जबकि यहाँ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा जिसमें डीएनए बनाएगा किससे, फ्रॉम इस आरएनए, आरएनए से वो क्या करता है, अपना डीएनए बनाता है। तो याद रखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का काम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, जिसमें आरएनए से वो डीएनए बनाएगा। अब जो वो रेट्रोवायरस को 200 में क्लासीफाई किया। रेट्रोवायरस आर आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो देखें रेट्रोवायरस वो है जिसके बाद ये एंजाइम है, खत्म बात। अब वो रेट्रोवायरस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो एचआईवी, और वो रेट्रोवायरस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो क्या है, हेपेटाइटिस बी। याद रखना कि रेट्रोवायरस वो है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है, होगी याद होगा, वो रेट्रोवायरस है। अब ये रेट्रोवायरस भी दो किस्म के हैं, एक वो जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है एचआईवी, एक वो है जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो क्या है, हेपेटाइटिस बी। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, जिसमें रियो वायरस है जो एक बीमारी कॉज करते हैं जिसका नाम है कोलोराडो टिक फीवर इन ह्यूमन। और मैं एक बात याद रखना, किसी भी पॉइंट को हल्का मत लेना। एंट्री टेस्ट में ये नहीं पूछेगा कि तुर्रम खान वाले कोई अजीबोगरीब किस्म के सवाल हो जो कोई नहीं कर सकता। बुक के वो ही पॉइंट्स पूछे जाएंगे जो आम बच्चा रिटेन नहीं कर पाता और एक ज़हीन बच्चा रिटेन करता है। ये सारे पॉइंट मैंने दिए क्योंकि ये आपकी जो बुक है ये 20-20, 25-25 मरतबा से ज़्यादा हम पढ़ा चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हम आपकी ये बुक पढ़ा चुके हैं। तो हमारे बुक रीड करने में और आपकी बुक रीड करने में बड़ा फ़र्क होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक को 2 बार 3 बार 4 बार, मैक्सिमम बच्चा है तो 5 बार रीड करेगा। लेकिन हम इतने टाइम से जो टीचिंग फील्ड में है तो हम इतने ग्रुप्स को कोचिंग सेंटर वगैरह में भी पढ़ा चुके हैं, तो 25 से 30 बार रीड करने के बाद और इतने सालों से एमडी कैट की तैयारी करने के बाद हमें फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि बुक से ये पॉइंट एमसीक्यू बनकर आ सकता है और ये नहीं आएगा। तो की पॉइंट्स का मकसद है कि वो सारे पॉइंट जो मुझे लगता है कि एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं वो सारे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चैप्टर बाय चैप्टर हम जो है वो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप जो क्विक टेस्ट सीरीज है उसमें इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जिसमें रियो वायरस है, कोलोराडो टिक फीवर इन ह्यूमन, स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस पार्वो वायरस है जो कि वॉट्स नाम की बीमारी करता है। वॉट क्या होता है, स्किन पे जो बाकायदा एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है इन्फेक्टिव, वो। मीडियम जीनोम है लार्ज जीनोम डीएनए वायरस हर्पिस वायरस है जिसमें हर्पिस शिंगल, कैंसर, पॉक्स वायरस, ये मीडियम जीनोम और लार्ज जीनोम डीएनए वायरस में आता है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया। तो इन शॉर्ट वायरस वाले में ये वाला जो पार्ट है वो बहुत अहमियत रखता है बच्चों को उलझाने के लिहाज से, एक ज़हीन बच्चे को और एक एवरेज बच्चे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये टॉपिक है। तो इसीलिए वो सारे बच्चे इस टॉपिक पे बहुत फोकस करेंगे। अ वायरस दैट प्रोड्यूस ओनली बाय लैक्टिक साइकिल इज़ अ वायरुलेंट वायरस। वो वायरस जो सिर्फ लैक्टिक साइकिल के लिए, आपको पता है ना लैक्टिक साइकिल की पूरी क्लासेस पूरे लेक्चर्स हमने एक्सप्लेन किए हुए रजिस्टर्ड ग्रुप में। तो लाइसिस जो करवा रहा होता है वो वायरुलेंट वायरस है और उसकी एग्जांपल है फेज T4। लिखा हुआ आ जाएगा वायरुलेंट वायरस कौन सा है, तो फेज T4। ड्यूरिंग लैक्टिक साइकिल, एक लैक्टिक साइकिल के दौरान 100 to 200 पार्टिकल्स, ये तादाद याद रखनी है, वो प्रोड्यूस होते हैं। वायरस दैट आर कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विद इन अ बैक्टीरियम आर कॉल्ड टेम्परेट वायरस, या लाइसोजेनिक वायरस भी कहते हैं। वो वायरस जो दोनों कर सकता है, लाइसोजेनिक साइकिल भी परफॉर्म कर सकता है और लैक्टिक साइकिल भी परफॉर्म कर सकता है, उस वायरस को हम कहते हैं टेम्परेट वायरस या लाइसोजेनिक वायरस, और इसकी एग्जांपल है लैम्डा वायरस। इट रिजेंबल T4 फेज बट इट्स टेल हैज ओनली अ सिंगल शॉर्ट टेल फाइबर विच मे बी एब्सेंट। अब देखो ये पॉइंट बुक की डायग्राम में अगर आप थोड़ा तवज्जो देंगे तो ये जो वायरुलेंट वायरस है ना, उनके टेल फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा, उनकी टेल जो है उनके पास उनकी मल्टीपल टेल्स आपको डायग्राम में नजर आएंगी। लेकिन जो टेम्परेट और लाइसोजेनिक वायरस है बट इट्स टेल हैज़ ओनली अ सिंगल, ये उलझा सकता है। ये वो पॉइंट देखें, हमें एमडी कैट का पेपर बनाना होता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है। बहुत से सवाल जो आपको मालूम है 70% तो बच्चों वाले सवाल रख रहे होते हैं जो मेन बातें होती हैं, लेकिन जो 10% या 15% ऐसे सवाल रखने होते हैं जिसमें बच्चा वहाँ सोचने में मजबूर हो जाए कि यार ये क्या पूछ रहा है, तो ये उनमें से एक सवाल बन सकता है क्योंकि बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है टेल हैज़ ओनली अ सिंगल। जो टेम्परेट वायरस है उसकी टेल सिंगल होती है, जबकि ये जो वायरुलेंट होते हैं उनकी टेल एक से ज़्यादा होती है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है शॉर्ट टेल होती है ये, और जो एब्सेंट भी होती है, कभी कभार नहीं होती, इसीलिए ये टेम्परेट होते हैं। इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड वायरोइड्स, न्यूक्लिक एसिड का जो सिर्फ इन्फेक्शन जिसके पास कैप्सिड, क्योंकि वायरस के पास आपको मालूम है कैप्सिड होती है,
पूरा एक स्ट्रक्चर बाकायदा वायरस का आप डिस्कस करते हो। लेकिन अगर न्यूक्लिक एसिड जो है वो उसका सिर्फ मॉलिक्यूल्स हो जो इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है, वो वायरॉइड्स कहलाता है। और ये क्या करता है, स्टंट द ग्रोथ ऑफ द होल प्लांट, पूरे प्लांट को होल्ड कर जो है वो उसकी ग्रोथ को होल्ड कर देता है। अब एक बहुत ही जीनियस बच्चे मैंने आपको बता रहा हूँ ना, उसका पेपर बाकायदा हम खुद वो रिव्यू कर रहे होते हैं। JSMU 182 स्कोर किया, उसने भी MCQ गलत किया। जो कल रात में जो टेस्ट हुआ है उस रात में ये MCQ उसका भी गलत है। अब उसने क्या किया, पहला ऑप्शन आ गया TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब फ़ौरन से आपको दिमाग में आता है कि ये वो वायरस है जो सबसे पहले प्लांट को इन्फेक्ट करता है, शायद यही ग्रोथ कॉज कर रहा होगा। लेकिन TMV की बीमारी के बारे में आप जितना भी रिव्यू कर लो, आप देखेंगे कि उसमें कहीं ग्रोथ हवाले से नहीं है। लेकिन वायरॉइड्स का टॉपिक उठाओ तो ये वायरॉइड्स वो होते हैं जो सिर्फ पौधों को बीमार कर सकते हैं, और उसमें वहाँ बीमारी का जिक्र है कि ये पौधों की पूरी बॉडी को क्या कर सकता है, उसकी ग्रोथ को क्या कर सकता है, स्टंट कर सकता है, रोक सकता है। तो ये याद रखना, ये वायरॉइड्स का जो है वो क्या है, काम है। ओके, फिर आ जाता है प्राइन्स, इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, ये सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, ये इन्फेक्शन कोज करने की सलाह रखते हैं। जैसे वायरॉइड्स है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड को जो है वो क्या करता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और वो बीमारी पैदा करता है। वैसे ही प्राइन्स जो है वो सिर्फ प्रोटीन है जो क्या कर सकते हैं, बीमारी कॉज कर सकते हैं। कैन कॉज अ नंबर ऑफ डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज। नंबर ऑफ डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज क्या होता है, जिसमें न्यूरॉन को डीजेनरेट किया जाता है, तो उसमें कई बीमारियां कॉज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल है स्क्रैपी इन शीप एंड द मैड काउ डिजीज़। ये दो बीमारियों के नाम याद रख लेना, स्क्रैपी इन शीप एंड मैड काउ डिजीज़ कौन कॉज करता है, प्राइन जो है वो क्या करता है, ये कॉज करता है। कोल्ड्स आर कॉज बाय राइनो वायरस, याद रखना है। राइनो जो है वो नोज से निकला है, राइनोसेरस, पता है ना, राइनोसेरस की जो वो क्या कहते हैं अपना हुफ बना होता है, सेम इसी के राइनोसेरस से राइनो वायरस याद रख लो, ये कोल्ड कॉज करता है। एंड दीज आर द इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एनकेफेलाइटिस, डेंगू एंड येलो फीवर आर कॉज बाय आर्बोवायरस, जो कि ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। आर्थ्रोपोड इसको जो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इन्हें आर्बोवायरस कहते हैं। एड्स की फुल फॉर्म ये भी पास पेपर में आ चुका है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ऐसे कर क्या हुआ कि एड्स में डी किसे शो कर रहा है, ये पास पेपर का सवाल है। डेफिशिएंसी को शो करता है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कॉज बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसकी भी फुल फॉर्म याद रख लेना। ये एक रेट्रोवायरस है, इससे पहले डिस्कस हुआ। रेबीज इज कॉज बाय रेबडोवायरस कॉज करता है। मीजल्स एंड मम्स आर कॉज बाय पैरामिक्सोवायरस, ये भी पास पेपर का सवाल है। रेबीज जो है वो किसके ज़रिए स्प्रेड होता है, हमें जो है वो ज़्यादातर याद होता है कि रेबीज़ जो है वो डॉग के बाइट की वजह से होता है, लेकिन हमारी बुक में इन तीनों के नाम लिखे हुए। रेबीज़ इज स्प्रेड बाय डॉग, रैकून्स, फॉक्सेस, तीनों याद रखना कि रेबीज़ इन तीनों की वजह से फैलता है। फिर जब वो प्लांट डिजीज़ में ज़्यादा वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होता है, प्लांट इन्फेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बाहर की कोई एक्सटर्नल सोर्स उससे अगर प्लांट को इन्फेक्शन लगता है तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहलाता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, प्लांट इनहेरिट अ वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम अ पेरेंट। वर्टिकल ट्रांसमिशन वो होता है जो प्लांट्स जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो इन्फेक्शन लेकर आता है, तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। HIV इन्फेक्ट हेल्पर T4 सेल लिम्फोसाइट्स। एक सवाल तो ये बनकर भी आया हुआ है पास में कि HIV किसको इन्फेक्ट करता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारे सेल के नाम है। लेकिन लिम्फोसाइट में भी कौन से, हेल्पर T सेल, क्योंकि लिम्फोसाइट भी हम इम्यून सिस्टम में पढ़ते हैं ना, साइटोटॉक्सिक T सेल, हेल्पर सेल, नेचुरल किलर सेल, अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। तो HIV जो है वो लिम्फोसाइट में हेल्पर T4 जो होता है वो उसको इन्फेक्ट करता है। HIV वायरस कैन ओनली सर्वाइव इन बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड में ट्रांसमिट होता है, बॉडी फ्लूइड में सर्वाइव करता है। इन इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड एंड सीमन, ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है, सीमेन रिप्रोडक्टिव लिक्विड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। 90% ऑफ केसेस इज अचीव बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। 90% केसेस के अंदर जो है वो HIV सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए ही फैलता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैपोसी सार्कोमा, ये भी पास पेपर में आपने कई बार देखा होगा। कैपोसी सार्कोमा जो कि स्किन कैंसर की एक किस्म है, इज कॉज इन एड्स पेशेंट। कैपोसी सार्कोमा जो है ये स्किन कैंसर है जो कि एड्स के पेशेंट में होता है। सेप्टिसीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड पॉइजनिंग। याद रखिएगा, ल्यूकीमिया एक वर्ड है, ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। अगर आपसे पूछा जाए ब्लड कैंसर को कौन सी टर्म यूज़ कर रही है तो ल्यूकीमिया। सेप्टिसीमिया अगर कह रहा है तो ब्लड पॉइजनिंग, भाई किसी भी शख्स को जो है वो क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, अब वो इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में फैल गया,
वो वायरस इन्फेक्टिव जो था वो पूरे जिस्म में फैल गया, तो हम उसके लिए सेप्टिसीमिया का क्या करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेप्टिसीमिया को ब्लड पॉइजनिंग कहते हैं। फिर इसके बाद कुछ ड्रग हैं, एजिडोथाइमिडीन, जाइडोव्यूडिन, फॉर्मरली नॉन एज AZT, राइबावेरिन यूज टू ट्रीट अदर वायरल इन्फेक्शन। याद रखिएगा भाई, देखिए एड्स का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जिनका रिजल्ट जो है वो एड्स में अच्छा है। तो एक है एजिडोथाइमिडीन और जाइडोव्यूडिन, जिसको AZT कहते हैं, इसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। राइबावेरिन जो कि दूसरे वायरल इन्फेक्शन को एंटीवायरल ड्रग है, और ये एंटीवायरल ड्रग दूसरे वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आती है, लेकिन एड्स के पेशेंट को हम देते हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। सुमेरिन एन एंटी पैरासाइटिक ड्रग, सुमेरिन जो है जो कि एड्स के पेशेंट को देते हैं, ये एंटी पैरासाइटिक ड्रग है। बच्चा यहाँ उलझ जाता है भाई, वो एड्स जो है वो वायरस की वजह से बीमारी होती है। अब वायरस की वजह से बीमारी में हम वही दवाई देंगे जो वायरस के खिलाफ होगी, लेकिन क्योंकि वायरस का प्रॉपर इलाज नहीं है, तो ये जो पैरासाइट को मारने वाली दवाई है जिसका नाम है सुमेरिन, ये क्या होता है, यूज टू इनहिबिट इन्फेक्शन कॉज बाय HIV का जो पेशेंट होता है अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो उसमें सुमेरिन का भी रोल है। तो याद रखना, सुमेरिन इज एंटी पैरासाइटिक ड्रग। ये मैंने टेस्ट में दिया भी था जानबूझ के, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया होगा। अब हम बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। लीवर की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है वो हेपेटाइटिस होती है। आपका मालूम है ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन से होता है, जबकि अगर कोई टॉक्सिक एजेंट, कोई जहरीली चीज़ पी कर आ जाए या कोई दवाई ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो भी वो हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। अब ये सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस है ना, ये पूरा एक सिनारियो बन के आ सकता है। हमारी बुक की जो भी बीमारियां हैं जो जिसमें सिम्टम जो है वो क्लियर कट लिखी हुई हैं, वो याद रखना फाइनल में वो सिनारियो बन के आ सकता है। उसमें बाकायदा सिनारियो ऐसे बना होगा कि एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, वो ये कंप्लेन देता है। अब देखो ये जो ओल्ड बुक है ना, न्यू बुक के अंदर तो ऐसे सवालात की भरमार है, वहाँ तो आप समझ लो आधे डॉक्टर बन जाते हो। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल बन रहे होते हैं जिसमें यही बात है कि मरीज़ आता है डॉक्टर को ये शिकायतें बताता है, बताओ डायग्नोसिस क्या है। तो सेम यहाँ इसमें ये बन जाएगा, सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लीवर इनलार्जमेंट, फटीग एंड फीवर। भाई आपके सामने ऐसा सिनारियो बन कर आया कि भाई एक पेशेंट आ रहा है डॉक्टर के पास, ये कंप्लेंट बता रहा है कि उसे जॉन्डिस है, एब्डोमिनल पेन है, लीवर इनलार्जमेंट है, फटीग है, फीवर है। इस तरह की अगर कोई भी बात बता रहा हो तो आप पहचान जाना, जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, आंखें पीली पीली हो जाएंगी, पेट में दर्द बताएगा, लीवर इनलार्जमेंट होगा और बुखार होगा। आपके लेवल पे इतना ही है। ये चीज़ें हो तो समझ जाना हेपेटाइटिस की तरफ जा रहा है। हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद फीसिस, फीकल कंटेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें मच्छर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, और यही मक्खियाँ हमारे फिर खाने पीने की चीज़ पे बैठती हैं, तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। वो कौन सा हेपेटाइटिस है जिसे सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं? वो कौन सा हेपेटाइटिस है जो लीवर कैंसर कॉज करता है? वैसे हेपेटाइटिस सी भी आगे जाके पढ़ोगे जो लीवर कैंसर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, लेकिन दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड सबसे नंबर 1 पे हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस सी पासिस थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए जो है वो फैलता है, माँ से बच्चे में फैलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में फैलता है। जनरल नॉलेज सिर्फ बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस बी है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हेपेटाइटिस सी है। यहाँ जाकर ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और की पॉइंट्स हैं जो MCQ के लिहाज से फेवरेट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने अपने हिसाब से अगर जो की पॉइंट 2-2, 3-3 भी, अगर हर बच्चा अगर 2-2 भी लिख देता है तो ऐसे कई की पॉइंट्स होंगे जो आपके कमेंट रीड करके बच्चों को क्या होगा, फ़ायदा होगा, और आप भी जो है वो इस मिशन में साथ दे सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।